नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास आप लोगों की चलेगी यहाँ पे ईवीएस यानी पर्यावरण के टैग वर्ड चलेंगे। याद रखिएगा, टैग वर्ड चलेंगे आप लोगों के पर्यावरण के, और यहाँ पे शिक्षण के भी प्रश्न रखे गए हैं। बता दें कि मैराथन ही समझ लीजिए आप लोगों का आज की क्लास चलेगी। तो एक झलक हर बार की तरह इस बार भी देख लीजिए, टैग वर्ड देख लीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे मैराथन भी चलेगा इसी में, और प्रश्न भी टॉप प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। अपने जो टैग वर्ड है उस पे आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। तो यही कहेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लगता है कि आप लोग एक 20+ तो कर ही जाएंगे। तो इससे बाहर तो नहीं आएगा जितना भी टैग वर्ड आज ईवीएस में बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्या करिए, सभी लोग आ जाइए और एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप लोग अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी से ऐसा निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और साथ में शेयर भी कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। जितने लोग हैं कम से कम लाइक करते चलिए, सभी लोग लाइक करते चलिए। और बात करेंगे आज अपने पॉजिटिव, पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड से, यानी जो भी आते हैं पर्यावरण में, पर्यावरण का ऐसे यहाँ पे टैग वर्ड बनाए गए हैं कि ये आप लोगों के सभी सब्जेक्ट में काम करेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में काम करेंगे। बस आप लोग क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से या तो लिखिए, या फिर क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, या फिर इसे याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को हर एक टॉपिक से मिलेंगे। तो जल्दी से क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग से निवेदन है, एक बार शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, टारगेट आप लोग याद रखिएगा, सी टेट में आप लोगों का होना चाहिए एक 20+ होना चाहिए। याद रखिएगा, 100 तो अपने आप आ जाएगा। अगर टारगेट बड़ा रखते हैं तो ठीक है, 100 तो पारी कर जाएंगे। तो चलिए बात करेंगे, पहले आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए सभी लोग, या फिर ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से कैसे आप लोगों को टैग वर्ड ढूंढना है, किस तरीके से आपको प्रश्न में छाट कर उसे सही करना है। तो बात करेंगे हम लोग पहले यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या प्रश्न में ढूंढना है, सबसे पहले यहाँ पे खोजना है, यहाँ पे जो सकारात्मक शब्द है उसको पहले खोजना है। कक्षा में विविधता का सम्मान होना चाहिए, यानी सभी बालकों की भाषा जो होती है अलग अलग होनी चाहिए। उन सभी के भाषाओं का आपको सम्मान करना चाहिए, कक्षा में सम्मान करना चाहिए। ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्न में आपको कहीं ऑप्शन मिले, तुरंत क्या करिएगा, सही करिएगा। इसके बाद आप प्रकृति की खोज, जहां पर भी आपको पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाने की बात कर रहा है ऑप्शन में, वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, जिस प्रश्न में आपको कह रहा है कि बालकों को पर्यावरण के साथ जोड़कर, यानी प्रकृति के साथ जोड़कर उसके साथ पढ़ाने की बात कर रहा है, वो भी ऑप्शन आपका जो होगा एकदम राइट होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। तीसरा हमारा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जानकारी एकत्रित करना। अधिकतर बालकों को क्या करना चाहिए, हस्तपरक शिक्षा का की तरफ अग्रसित करना चाहिए, यानी उनको करके सीखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां पर भी ऑप्शन में आपको लगे कि आपको लग रहा है कि वहां से बालकों को सीखने के लिए, खुद से कार्य करने के लिए बात कर रहा है, वो आपका एकदम सही होगा। यानी जानकारी एकत्रित करना, यानी अपने पर्यावरण के साथ जोड़कर उनको पढ़ाना। ठीक है, अब बात करेंगे स्कूली जीवन के साथ बाहरी वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना। जैसे क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में तुरंत ढूंढिएगा, जहां पर अगर बालकों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, या फिर शिक्षा के प्रकार किस प्रकार से होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो तुरंत उसमें ऑप्शन में दिया होगा आप लोगों को कि स्कूली जीवन के साथ बाहरी वातावरण से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे क्या है कि बालकों को आप फूल पत्तियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले बालक का पूर्व ज्ञान जान लें कि वो पेड़ के बारे में जानता है या फिर नहीं जानता है। ठीक है, अगर जान लेंगे उसके आधार पे क्या करेंगे, उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये है आपका स्कूली जीवन के साथ। ये एनसीएफ भी कहता है कि बालक को क्या करना चाहिए, उसके वातावरण के साथ जोड़कर बाल केंद्रीय शिक्षा के आधार पे पाठ को पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सक्रिय अधिगम, सक्रिय मतलब क्या होना चाहिए, खोज परख होना चाहिए। बालक को क्या करना चाहिए, खोज पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, यानी सक्रिय होकर सीखे, जिसमें बालक आपकी बातों को क्या करे, रुचि ले। ठीक है, रुचि लेकर पढ़े, ये आपका सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा कर रहा है कि मानचित्रण, मतलब जैसे जैसे ही भी मानचित्र पढ़ाई जा रही है उसमें दूरी सापेक्ष स्थिति, ये ऐसा आपको वर्ड जरूर दिया होगा और ऐसा दिया रहेगा। तो यहाँ पे मानचित्रांकन होना चाहिए, यानी चित्रों के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि अधिकतर बालक क्या होता है कि जो चित्र होते हैं उसके माध्यम से सीखता है। अधिकतर जिसमें चित्र होते हैं उसमें कहानियां होती हैं, और कहानियों के माध्यम से बालक क्या करता है, अच्छे से सीख लेता है। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे दिशा ज्ञान सापेक्ष स्थिति। याद रखिएगा, दिशा ज्ञान सापेक्ष स्थिति, जब आप बालक को मानचित्र पढ़ाएंगे तो उसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि बालकों का ज्ञान,
उसके सापेक्ष यानी दिशा ज्ञान के सापेक्ष स्थिति को विकसित करना होना चाहिए। ये ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा और ऑप्शन में तुरंत आपको मिलेगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रकरण के साथ अंतःक्रिया यानी क्या करना है, बालकों के साथ अंतःक्रिया मतलब क्या है, साथ में सीखना यानी दोनों लोगों को एक साथ यानी शिक्षक छात्र दोनों लोग प्रकरण पर बातचीत करके माध्यम से क्या करें, सीखें। ठीक है, यानी उस पे पाठ पे आधारित प्रश्नों को जांचे परखें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रकरण के साथ अंतःक्रिया नहीं, एक साथ मिलकर क्या करना, उस पे विचार करना। फिर गतिविधि आधारित आपका शिक्षण यानी करके आप कर सकते हैं, करके शिक्षण। जहां पर आपका सक्रिय अधिगम नहीं होगा वहां पे गतिविधि आधारित होगा, और जहां पर गतिविधि आधारित होगा वहीं पे आपका जिज्ञासा उत्पन्न करना होगा। तो जिज्ञासा उत्पन्न आप बालकों में कई तरीके से कर सकते हैं, कहानी के माध्यम से कर सकते हैं, खेल के माध्यम से कर सकते हैं, पर्यावरण में जोड़कर उनके पढ़ाने के कार्य करेंगे, बालकों की जो ज्ञान है उसको महत्व देंगे। यानी बालकों को आप क्या कर रहे हैं, यानी जिज्ञासा उत्पन्न कर, रुचि, आपकी जो वाड़ियां होनी चाहिए, आपकी जो पढ़ाने की शैली होनी चाहिए, इतना प्रभावित करने वाला बालकों को होनी चाहिए कि बालक आपके वाड़ियों में क्या करे, आपके कुछ उसमें रुचि ले। ठीक है, तो यानी जिज्ञासा उत्पन्न यानी कुछ करने के लिए बालकों को प्रेरित हमेशा करता रहे। तो आपको ऑप्शन में क्या क्या ढूंढना है, एक नजर देख लीजिए। कक्षा में विविधता, जहां पर भी हो सही होगा। प्रकृति की खोज एकदम राइट होगा। जानकारी एकत्रित करना ये भी सही होगा। स्कूली जीवन के साथ बाहरी वातावरण को जोड़कर पढ़ाना ये एनसीएफ भी कहता है। और सक्रिय अधिगम यानी बालकों को क्या है, एकदम सक्रिय होकर पढ़ना चाहिए, न कि निरसता नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर मानचित्रांकन होना चाहिए यानी चित्रों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि दिशा सापेक्ष स्थिति यानी देखिए ऑप्शन जहां पर चित्रांकन का प्रश्न आएगा, दिशा के प्रश्न आएंगे, वहां पे दिशा सापेक्ष स्थिति पैदा करना, बालकों में दृष्टिकोण पैदा करना। ठीक है, फिर प्रकरण पर अंतःक्रिया यानी सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए यानी करके, और जिज्ञासा उत्पन्न ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कि पढ़ाने की शैली के बालक आपकी बातों में रुचि ले। इसके बाद और भी है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे और भी कितने हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या ढूंढना है, प्रश्न में एक बार कहेंगे कि लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग कम से कम देख रहे हैं उतने लोग ही लाइक कर दीजिए। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, शेयर तो करते नहीं, एक बार शेयर कर दीजिए, अपनी संख्या तो थोड़ी बढ़ा लीजिए, अपनी संख्या बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास ग्रुप नहीं होगा, अपने ग्रुपों में एक बार शेयर तो करिए, एक बार शेयर करिए, देखिए फिर इसके बाद कितने लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या ढूंढेंगे पॉजिटिव में, बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना। याद रखिएगा, बालक देखिए क्या होता है कि अलग अलग तरीके से बालक आते हैं, अलग अलग संस्कृति धर्म जाति बोध से बालक आते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। ठीक है, उनकी मातृभाषा अलग होती है, उनकी परिवेशी भाषा अलग होती है, उनके परिवेश में बोली जा रही है वो अलग है, उनके घर में बोली जाने वाली भाषा अलग है, उनके विद्यालय में यानी देखिए एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जब बालक जाता है वहां पर भी उसके जो भाषा बोलचाल की है वो भी आपका परिवर्तन होता है। तो यानी हर भाषा को बालक के सम्मान देना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण ये भी आपको मिलेंगे ऑप्शन में। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण या फिर आपको शैक्षणिक भ्रमण, मतलब क्या है कि आपको टूर पे ले जाने की बात कर रहा है। ठीक है, भ्रमण पर ले जाने की बात कर रहा है। और याद रखिएगा प्रश्न कई बार पूछा है कि भ्रमण पर जाते समय बालकों को क्या नहीं करना चाहिए, अपने साथ सामग्री खाद्य सामग्री नहीं ले जाना चाहिए जानवरों के लिए, नोटबुक नहीं ले जाना चाहिए, अपने शिक्षकों से अंतःक्रिया नहीं करना चाहिए, और घर पर आके अपने प्रश्नों को कौतूहल को शांत करना चाहिए। तो ऑप्शन जल्दी जल्दी से बताइए कि बालकों को भ्रमण के साथ क्या नहीं करना चाहिए, भ्रमण पर जाते समय क्या नहीं करना चाहिए। नोट में सभी जानकारियां नहीं लिखनी चाहिए, या फिर जानवरों के लिए खाना नहीं ले जाना चाहिए, भोजन नहीं ले जाना चाहिए, या फिर अपने प्रश्नों को वहीं पर नहीं पूछकर घर पर पूछना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा कमेंट में। तो अवलोकन, अवलोकन क्या होता है, देखिए जहां पर बालक अवलोकन करेगा वहां पर देखेगा, देखेगा तो क्या होगा, अवलोकन में होता है देखना। याद रखिएगा, देखना होता है कुछ शब्द आपको ढूंढ लेना पड़ेगा, उसका अर्थ समझना पड़ेगा। और अवलोकन में होता है देखना, और देखकर जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी होती है। बालकों का ज्ञान भी क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑप्शन में, देखिए एक और नजर आएगा, रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, अधिकतर रुचि उत्पन्न कहाँ जहां पर होगा, ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो में होता है क्रमिक, उनका जो बालकों का क्या है कि जांच पर क्या है कि बालक जब से उसमें रिपोर्ट कार्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को आप कर सकते हैं, पूरी जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, जानकारी एकत्रित करना ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद खोजिएगा इंद्रियों का प्रयोग, अधिकतर बालकों के सक्रिय जो इंद्रियां होती हैं उनको विकसित करना है कि बालक अपने सभी इंद्रियों का प्रयोग करके शिक्षण ग्रहण करे। ठीक है,
इसके बाद उदाहरण का प्रयोग अधिकतर बालकों के सिखाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करेंगे। प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बालकों को सिखाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, यानी दिखाकर बालकों को क्या करेंगे, दिखाकर सुनाकर क्या करेंगे, बालकों को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन में ढूंढिएगा, बच्चों को दृष्टिकोण का सम्मान देना, ये होगा, सही होगा। फिर क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना, अवलोकन कराना, रुचि उत्पन्न करना, पोर्टफोलियो इंद्रियों का प्रयोग करना, उदाहरण का प्रयोग करना और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। जहां पर भी हो तुरंत सही करिएगा आप लोग, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तब। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अभी एक थोड़ा सा और रह गया, फिर इसके बाद हम नेगेटिव सेंस पे अपने आगे बढ़ेंगे कि पॉजिटिव वर्ड में थोड़ा सा और रह गया है। यहाँ पे देखिए, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, जिस ऑप्शन में हो, जिस ऑप्शन में हो सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, एकदम राइट आंसर होगा आपका सर्वांगीण विकास बालकों का होना चाहिए पूर्ण रूप से। ठीक है, तो करके सीखना यानी हस्तपरक शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे। तो यहीं पे देखिए आपका यहाँ पे हस्तपरक शिक्षण आ जाएगा, करके सीखने में ही आ जाएगा। बालक को अधिकतर करके सीखने पर बल देना चाहिए, याद रखिएगा। जहां पर केवल बल दिया हो वो आपका नेगेटिव सेंस होगा, लेकिन करके सीखना, सर्वांगीण विकास पर बल देना, ये सब जहां पर आए वो आपका राइट आंसर होगा एकदम। फिर इसके बाद प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, याद रखिएगा, प्रोत्साहित करना सबसे उचित है। ठीक है, अगर किसी बालक को सिखा रहे हैं यहाँ पे सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, तो उसमें करके सीखना भी आएगा और प्रोत्साहित करना भी आएगा। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना क्या है, सर्वांगीण विकास ढूंढना है, करके सीखना ढूंढना है, प्रोत्साहित ढूंढना है। ठीक है, ये आपके टैग वर्ड जो है सभी में काम देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जिज्ञासा उत्पन्न करना, किसी भी कार्य, अगर बालक रुचि नहीं ले रहा है पाठ में पढ़ने में, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे अपने बातों को रखना चाहिए समझ से बालकों के, कि बालक आपकी बातों से प्रभावित हो और वो पाठ पढ़ने में क्या करे, जिज्ञासा ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जहां पर भी ऑप्शन में आए जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा उत्पन्न करना एकदम राइट आंसर होगा। हस्तपरक अनुभव तो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, यहाँ पे प्रोत्साहित करना करके सीखने के अंतर्गत आएगा। लगाव, ठीक है, लगाव मतलब क्या है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ वस्तु। देखिए तीन होता है, ठीक, याद रखिएगा, तीन होता है शिक्षण, यहाँ पे पढ़ने के तरीके जो होता है तीन होता है। अंतः क्रिया के मध्य जो होता है तीन होते हैं, जैसे शिक्षक, छात्र और क्या होता है आपका सिलेबस यानी पाठ। ठीक है, तो लगाव होना चाहिए, दोनों लोगों का होना चाहिए, शिक्षक का छात्र के प्रति और छात्र का शिक्षक के प्रति लगाव होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सभी को क्या करना चाहिए, अंतः क्रिया के माध्यम से सीखना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र का करना चाहिए और छात्र का शिक्षक का करना चाहिए। ठीक है, उनकी बातों को सुनना चाहिए छात्रों के द्वारा, और छात्रों की भाषाओं का क्या करना चाहिए, शिक्षक का कक्षा में सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा, सर्वांगीण विकास करके सीखना। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे होंगे अगर आज के टैग वर्ड, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, और यहाँ पे लाइक भी कर दीजिए सभी लोग, कम से कम लाइक तो करिए, अपनी संख्या के बराबर ही लाइक करिए। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोगों को अभी और भी मजेदार यहाँ पे आपको शिक्षण रखे गए हैं, शिक्षण से रखे गए हैं, यहाँ पे आपके नोट्स रखे गए हैं, और लास्ट में आप लोगों के लिए 10 प्रश्न रखे गए हैं, और सभी लोगों को टारगेट पूरा करना है आज के 10 प्रश्नों का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे निगेटिव सेंस का। ठीक है, निगेटिव वर्ड का बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। अगर सकारात्मक पूछा है तो सकारात्मक, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव, आपको क्या ढूंढना है। तो आप पहले शब्दावली याद कराना, आप पहले रटने पे जितना भी आ जाएगा तुरंत काट दीजिएगा। श्यामपट चार्ट बनवाना, यानी छात्रों से आप श्यामपट चार्ट नहीं बनवा सकते, आप नहीं कर सकते, ये गलत है। फिर इसके बाद व्याख्यान देना, किसी पे व्याख्या करना, ये गलत है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे जो बालक है, याद रखिएगा 1 से 5 तक के बालक है, 7 से 8 वर्ष का बालक होता है, क्या उसमें, क्या आप ये बताइए, क्या उसमें व्याख्यान करने यानी बांटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, नहीं होगी। तो ये आपके क्या होगी, गलत होगा। ठीक है, इसके बाद भाषण देना, भाषण नहीं देना है, आपको क्या करना है, ये जहां पर भाषण नजर आए उसे तुरंत काट देना है। आनंद या मजा उपलब्ध कराना, ये भी देखिए गलत है। आनंद और मजा के लिए आप सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, पाठ नहीं पढ़ाते हैं, जहां पर भी ऐसे सेंस नजर आए तुरंत काटिएगा। ठीक है, ये निगेटिव सेंस है। अनुशासन बनाए रखना, ये आपका गलत सेंस है। ठीक है, अनुशासन नहीं, सहभागिता बनाए रखना चाहिए, अनुशासन नहीं। अनुशासन में बालक रहेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा, पूछने में हिचकिचाहट का उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, वो डरेगा आपसे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। कक्षा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बालक और शिक्षक क्या करें, अंतः क्रिया के माध्यम से सीखें। तो ये होना चाहिए, याद रखिएगा, ये होना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग अभ्यास या कार्यदत्त। अधिक से अधिक बालकों को अभ्यास कार्य और दत्त कार्य, अभ्यास कार्य को ही गृह कार्य या फिर दत्त कार्य कहते हैं। ठीक है, इसे ज्यादा से ज्यादा बालकों को नहीं देना चाहिए, जहां पर भी दे ये ऑप्शन गलत होगा। परीक्षा का आयोजन करना, बार बार परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते हैं। बालकों का मूल्यांकन करना हो तो सतत और व्यापक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सतत का मतलब होता है, याद रखिएगा, सतत का मतलब होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार होता है, याद रखिएगा। और व्यापक का मतलब होता है, क्या होता है, व्यापक,
व्यापक का मतलब होता है आपका पाठ्यक्रम, यानी देखिए सतत जो होता है लगातार होता है, और जो पाठ पढ़ाते समय अधिगम के समय ही आप सतत का प्रयोग कर सकते हैं, सतत मूल्यांकन का। लेकिन व्यापक जो होता है पाठ के खत्म पर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रेडिंग या रैंकिंग, जहां पर भी बालकों को बांटने की बात कर रहा है, दो पक्षों की, कौन सा बच्चा अधिक सीखता है, कौन सा बच्चा कम सीखता है, ऐसे बांटने की बात करता हो। ग्रेडिंग और यहाँ पे रैंकिंग का मतलब होता है, रैंकिंग होगा, ठीक है। रैंकिंग का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। जहां पर भी बांटने का शब्द आए तुरंत उसे क्या करिए? काट दीजिएगा, ठीक है। तो आपका देखिए क्या क्या नेगेटिव में सेंस याद रखना है। यहाँ पे शब्दावली याद करना गलत है, सैंपल चार्ट बनवाना ये भी गलत है, व्याख्यान देना ये भी गलत है, भाषण देना ये भी, आनंद की मजा प्राप्त करना ये भी गलत है, अनुशासन बनाना ये भी आपको नेगेटिव सेंस से, नियंत्रण करना ये भी नहीं करना है, और अभ्यास कार्य दत्त कार्य ये भी गलत है, और इसके बाद परीक्षा का आयोजन करना ये भी गलत है, और ग्रेडिंग और यानी बांटने पे बल जहां दे रहा है वो भी आपका गलत है। थोड़ा सा और रह गया है नेगेटिव सेंस, उसे भी आप लोग देख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम अपने शिक्षण पे आगे बढ़ेंगे, जो कि मैराथन से रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे नेगेटिव वर्ड से, इसमें बात करेंगे कुछ, यहाँ पे करा है कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब कुछ बच्चों पे ध्यान केंद्रित, जहां केवल केवल मतलब देखिए कुछ से मतलब क्या है? केवल, केवल मतलब थोड़े बच्चों पे जहां पर दे, सभी बालकों को नहीं दिया, केवल कुछ बच्चों पे ध्यान देने की बात कर रहा है, तो वो आपका गलत होगा। केवल मात्र सिर्फ, देखिए याद रखिएगा जहां पर भी ऑप्शन में केवल मात्र सिर्फ जहां भी नजर आए तुरंत आप काटिएगा, वो आपका गलत है। अगर गलत पूछा है तो सही होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंस पूछा है तो पॉजिटिव ढूंढिएगा, पॉजिटिव अगर पूछा है तो नेगेटिव सेंस से ढूंढिएगा, ठीक है, कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। फिर इसके बाद के लिए, जहां पर के लिए का मतलब होता है केवल एक पर ही दिया है, यानी जैसे बालकों के लिए, ठीक है, शिक्षकों के लिए, पुस्तकों के लिए, यहाँ पे देखिए सभी के लिए अगर जहां पर हो, याद रखिएगा बालकों के लिए ही केवल नहीं कर सकते हैं। देखिए कक्षा में विविध प्रकार के बालक होते हैं, समावेशी बालक भी होते हैं, तो केवल केवल यहाँ पे जो होते हैं क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बालकों के लिए नहीं, सभी के बालकों के लिए, सभी के लिए होता है, ठीक है। यानी जो कम सीखते हैं, जो सही सीखते हैं, सबके लिए होना चाहिए। कंठस्थ यानी रटने पे जहां पर बल दे उसे तुरंत काटेगा। पुरस्कार की बात करता हो नेगेटिव सेंस से काट दीजिएगा। द्वंद्व की भावना, यानी एक दूसरे में द्वंद्व की भावना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दंड या सजा की भावना जहां पर भी हो तुरंत काटेगा। इसके बाद समस्या या बोझ जहां पर हो गलत कटेगा। हतोत्साहित एक नेगेटिव शब्द है, यानी रोकने की बात करता है, तो देखिए हतोत्साहित की जगह अगर प्रोत्साहित होता तो आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे हतोत्साहित कहा है तो उसे तुरंत काट दीजिएगा। याद रखिएगा सभी, आप या तो नोट करिए या तो लिखते चलिए। अपना टारगेट याद रखिएगा 120 प्लस होना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप अपने शिक्षण पे, और सभी लोग यहाँ से जानेंगे कि शिक्षण कैसी होती है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। एक बार अगर आज के टैग वर्ड अच्छे लगे होंगे तो एक बार यस कर दीजिएगा। और इसके बाद चलिए शिक्षण के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, और 3 टॉपिक्स ऐसे बताए जाएंगे आपको जहाँ से हर बार आप लोगों को 2 नंबर आए हैं। ईवीएस में कितने नंबर आए हैं? 2 नंबर आए हैं। और याद रखिएगा वो कौन से है, अभी इसके बाद आएंगे। तो शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो पहले बात हम तो शिक्षण के बारे में जान लेते हैं कि शिक्षण होता क्या। शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण देश काल वातावरण नैतिक मूल्य इत्यादि से प्रभावित होता है। प्रभावित का मतलब होता है बदलता रहता है। याद रखिएगा जो शिक्षण होता है, शिक्षण काल होता जो है, ये देश काल वातावरण और नैतिक मूल्य से आदि से प्रभावित होकर बदलता रहता है। और किस प्रकार से बदलता है चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे शिक्षण परिवर्तनशील है। याद रखिएगा क्या है? शिक्षण परिवर्तनशील है और समय समय पर यह बदलता रहा है। याद रखिएगा ये समय समय पर बदलता रहता है। पहला है राजतंत्रात्मक यानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, फिर इसके बाद आपका आया लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली, फिर इसके बाद आया हस्तपरक शिक्षण प्रणाली, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसका क्या होता है, फिर इसके बाद विस्तारित रूप से जानेंगे। देखिए राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता है? याद रखिएगा अगर इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें तो इसके केंद्र में कौन होता है? शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है। याद रखिएगा। और व्यवहार कैसा होता है? याद रखिएगा व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार कैसा होता है? एकल होता है। एकल होता है, व्यवहार एकल होता है। और मूल्य कैसा होता है? अगर इसकी मूल्य की बात किया जाए, ठीक है, मूल्य की बात किया जाए तो ये कैसा होता है? मूल्य जो इसका होता है तानाशाही होता है। तानाशाही होता है, ठीक है। अब बात करेंगे, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, फिर इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आ गया है कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? देखिए यह शिक्षा ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक ही क्रियाशील हो तथा वह ही जो ज्ञान दे। इसमें शिक्षार्थी जो होता है, विद्यार्थी जो होता है निष्क्रिय यानी शून्य होता है। शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, यानी शिक्षक मुख्य होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, तो याद रखिएगा कौन होता है? शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है। और उसका मूल्य कैसा होता है? ठीक है, इसका मूल्य कैसा होता है? याद रखिएगा तो तानाशाही होता है। कैसा होता है?
तानाशाही होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए व्यवहार कैसा होता है, अगर इसका व्यवहार पूछा जाए तो एकल होता है, ठीक है। एकल का मतलब होता है केवल व केवल वही जो कहता है वही सुना जाता है। एकल का मतलब अपने अनुसार पढ़ाना, ठीक है, अपने अनुसार पढ़ाना। और उद्देश्य कैसा होता है, उद्देश्य होता है यहाँ पे देखिए प्रणाली के जो तानाशाही होता है इसके रूप में होता है, और उद्देश्य जो इसका होता है अपने मूल्यों के अपने अनुसार होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में शिक्षक होता है, याद रखिएगा। इसमें जो मूल्य होता है तानाशाही होता है, व्यवहार एकल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक करिए। फिर इसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट है उस पर आगे बढ़ेंगे। फिर जो टॉपिक्स आपका अहम रखा गया है उस पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। देखिए ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें मानवीय मूल्यों के अंतर्गत ध्यान में रखकर अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों का स्थान बराबर है। शिक्षार्थी प्रश्न पूछता है और शिक्षक उत्तर देता है। यह शिक्षण प्रणाली की मुख्य प्रणाली है जो आपकी चल रही है इस समय वर्तमान में, वो आपकी लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली है। इसकी देखिए अगर बात पूछ दिया जाए कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता है, अगर इसके केंद्र में पूछता है तो बालक होता है, याद रखिएगा। कौन होता है, बालक होता है। और इसका व्यवहार कैसा होता है, मानवीय मूल्यों पे होता है। व्यवहार की बात कर दिया जाए, व्यवहार ये मानवीय मूल्यों पे होता है, मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और जो मूल्य होता है इसका, अगर इसकी मूल्य की बात कर दिया जाए, ठीक है, मूल्य की बात किया जाए तो ये कैसा होता है, अंतः क्रिया होता है। कैसा होता है, अंतः क्रिया के आधार पर होता है। क्रिया यानी परस्पर दोनों क्रिया करते चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करेंगे जो आप लोगों की चल रही है इस समय, जो हमारे द्वारा चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, इसे कहते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, यानी बिना किसी रुकावट के, ठीक है। देखिए ये जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इस प्रणाली होगा, ठीक है, इस प्रणाली होगा ये, ठीक है। इस प्रणाली में शिक्षक छात्रों के साथ मित्रवत की भांति व्यवहार करता है। ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें बालक स्वतंत्र हो, अपने रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षक मार्गदर्शक को हो, उसके ग्रहण करने की क्षमता में कोई भी हस्तक्षेप न हो, ऐसी शिक्षण प्रणाली हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली कहलाती है। याद रखिएगा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली कहता है। और इसके केंद्र में की बात करेगा तो इसके केंद्र में भी कौन होगा, बालक होगा, याद रखिएगा। कौन होगा, बालक होगा, ठीक है, बालक होगा। अगर बात किया जाए तो इसका व्यवहार कैसा होता है, तो व्यवहार स्वतंत्र होता है। कैसा होता है, व्यवहार की बात कर दिया जाए तो स्वतंत्र होता है, व्यवहार स्वतंत्र होता है। और मूल्य कैसा होता है, याद रखिएगा, मूल्य कैसा होता है इसका, तो मूल्य जो इसका होगा ये सृजनात्मकता होता है, सृजनात्मक होता है, सृजनात्मक यानी रचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण गुणों पे होता है, ठीक है, रहित होता है, ठीक है। और रहित में होता है जो है सीमित होता है, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पे शिक्षण प्रणालियां। अब बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण है क्या, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण प्राकृतिक वातावरण एवं मानव क्रियाओं के बीच अंतर संबंध को दर्शाता है। जो पर्यावरण होता है ये समाज में रहकर उसकी क्रियाओं को दर्शाता है बालकों में, ठीक है, और समाज में व्यक्तियों को। पर्यावरण शिक्षण प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक परिवेश को यहाँ पे विकसित करता है। मतलब क्या है कि आप समाज में रह के पर्यावरण के बारे के घटकों को जान सकते हैं। तो ये आपका क्या था, आपका पर्यावरण शिक्षण। तो एक बार क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, एक बार फिर कर रहे हैं, यहाँ पे बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए एक बार अपने अपने ग्रुपों में। और जो लोग नए हैं अभी तक, सॉरी, यहाँ पे जो लाइक नहीं किए कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है, फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात करेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार। देखिए पर्यावरण शिक्षण बालकों को उनके स्कूल ज्ञान से वह वातावरण के साथ जोड़ता है। याद रखिएगा, पर्यावरण शिक्षण बालकों को क्या करता है, उसके वातावरण और स्कूली जीवन से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, यानी अपने पर्यावरण को कैसे सही से रख सकते हैं। दूसरा करा पर्यावरण शिक्षण मानव में यहाँ पर करा मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी दोनों के बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे लास्ट है, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण के घटकों जैसे जैविक अजैविक हमारे लिए क्यों आवश्यक है इसको जानकारी रखते हैं। देखिए पर्यावरण सभी के लिए आवश्यक है, ये जानना बहुत ही अहम बात है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं इससे ही क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और ये ऑक्सीजन प्राप्त कौन करता है, व्यक्ति करता है। और व्यक्ति इसी के माध्यम से क्या करता है, जीवित रहता है। याद रखिएगा एनसीएफ के अनुसार। आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रश्नों पे। एक बार प्रश्न करने के लिए तैयार हैं तो एक बार क्या करिए, यस कर दीजिए सभी लोग। और चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सही करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। और सभी लोग एक बार क्या करिए, यस कर दीजिए अगर प्रश्न करने के लिए तैयार है तो, और लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। प्राथमिक कक्षा में यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी समान उपागम को अनुपालन किया जाता है केवल इसे छोड़कर। देखिए मैंने कहा था ना, केवल शब्द जहां पर आए निगेटिव शब्द है। अब सोचिए कौन सा निगेटिव इसमें से है,
तो पहला यहाँ पे करा है अमूर्त, यहाँ पे मूर्त से अमूर्त, दूसरा करा सरल से कठिन, तीसरा स्थानिक से वैश्विक, और यहाँ पे करा है अमूर्त से मूर्त। ये जो है आपके शिक्षण कर, ठीक है, शिक्षण यहाँ पे आपके सिखाने के क्रम है। तो बालक को प्राथमिक स्तर पर पहले क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर में मूर्त वस्तु, मतलब कोई वस्तु है उस पर क्या करेंगे, चिंतन कराने का बात करेंगे, ठीक है, चिंतन कराने की क्रियाओं को दर्शाएंगे, और वस्तु नहीं है, ठीक है, वस्तु नहीं है उस पर चिंतन करना अमूर्त कराता है। यहाँ पे देखिए ये तो सही है। सरल से कठिन, पहले बालकों को कुछ ऐसे शब्द बताना चाहिए जिसे बालक आसानी से सीख सके, फिर इसके बाद उससे कठिन पढ़े। जैसे क्या है कि पहले पेड़ को पढ़ाना तो पहले पेड़ को दिखा लें बालकों को, ठीक है, फिर इसके बाद इसके टहनियों को, जड़ों को, फिर इसके बाद क्या करें, इसके फलों को, पत्तियों को, इसकी शाखाएं को क्या करें, बालकों को बताएं, तो ये कठिन शब्द हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा कराया कि स्थानीय से वैश्विक, देखिए यही राइट आंसर आपका जाएगा, यही नहीं होगा। आपके राइट आंसर क्यों से जाएंगे, यहाँ पे शिक्षण सूत्र नहीं है, तो शिक्षण सूत्र आपका ये स्थानीय से वैश्विक नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे प्रश्न में। जितने लोगों का यहाँ पे पहले का आया है, तीसरा एकदम राइट आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे अपने हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे। दूसरा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग की मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा है कक्षा का विविधता पूर्ति करना, सीखने के लिए संदर्भगर वातावरण उत्पन्न करना, पाठों का आनंद बनाना। देखिए अब आनंद बनाना जहां पर है वो गलत है, ठीक है। पूर्ति कराना ये भी एक निगेटिव शब्द है। विविधता का सम्मान करना चाहिए, न कि पूर्ति करना चाहिए, ये गलत है। भाषाई कौशल को बढ़ावा देना, देखिए गलत है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण उत्पन्न करना। तो इसका जितने लोगों का यहाँ पे दूसरा आया है, आप लोगों का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ने के बाद लाइक सभी लोग करते चलिएगा, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। तीसरा तो और भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आकेगी, यानी उसको किस प्रकार से जानेंगे। तो पहला करा कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, दूसरा करा कि उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तीसरा करा कि यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, और चौथा करा कि जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करना। ये प्रश्न आप लोगों को सही करना है, एकदम राइट आंसर बताइए जी। राइट आंसर सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा आपका नारा लिखने से क्या बच्चे जान जाएंगे, ये गलत है। कराए कि लिखित आयोजन करना, लिखित परीक्षा मैंने ऊपर ही बताया कि लिखित परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा का आयोजन करना ये आपका गलत है, नेगेटिव। दैनिक जीवन के जल भाग, दैनिक जीवन यानी के साथ जो हो रही घटकी अपने घर में कर रहे हैं, वातावरण में कर रहे हैं, परिवेश में कर रहे हैं, उसके साथ। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। सभी लोग एकदम कमेंट फास्ट करिए, इसका आंसर सभी लोग एकदम फास्ट करिए, ठीक है। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है, ठीक है। सांकेतिक उपयुक्त नहीं है। पहला कराए स्मरण, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा न्याय की समानता प्रति चिंता सहयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे नहीं करता है तो राइट आंसर चौथे का क्या जाएगा हमारा। सहयोग की भावना एकदम होनी चाहिए, स्मरण करना याद करना एकदम सही है, प्रश्न पूछना एकदम क्रिएटिव, न्याय और समानता की चिंता करना यही नहीं होना चाहिए। राइट आंसर चौथे का जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर तीसरा होगा, कोई भी उसमें दुविधा नहीं है, राइट आंसर तीसरा ही जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अपने हम यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, और देखते हैं पांचवा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। अपना टारगेट याद रखिएगा, 8 प्रश्न आप लोगों को सही करने हैं आज 10 में से 8 प्रश्न कितने लोगों का सही होता है क्लास में बताइएगा, तुरंत बताइएगा आप लोग अभी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग मुख्य उद्देश्य है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना चीजों को खोजने और सीखने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, यानी खुद से करने के लिए, चीजों को खोजने के लिए गतिविधि आधारित भी हो गई, अवसर भी हो गया, और वहाँ पे हस्तपरक शिक्षा भी हो गई। और दूसरा करा कि विषय पे आधारित आधारभूत लेखनी शिक्षार्थियों को मदद करना, और यहाँ पे शिक्षार्थियों को व्यवहारिक कौशलों को सुधार करना, और यहाँ पे करा कि जानकारी का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर पहले के ही साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अपने छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या कह रहा है हमारा। छठा तो और भी मजेदार प्रश्न है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला करा शिक्षक का कक्षा कक्ष में अनुशासन को सुनिश्चित करना। कह रहा है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, बच्चों के साथ निकटतम परिवेश के साथ प्राप्त ज्ञान को अभिप्रेरित करना, और यहाँ पे चौथा करा कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के जीवन के साथ दुनिया के साथ जोड़ना। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा, हमने पहले ही कहा है कि आप लोग टैग वर्ड में देखिए, टैग वर्ड में था अनुशासन बनाने के लिए बात किया है, तो नेगेटिव सेंस है, तो ये आपका गलत है। सीधे सीधे अभिप्रेरित करना,
यानी रुचि उत्पन्न करना, परिचय अभिप्रेरित यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है पर्यावरण के साथ जोड़ने की बात करा है, अधिगम को जोड़कर, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। देखिए टैग वर्ड से एक भी बाहर नहीं जा रहा है प्रश्न, ठीक है, सभी एकदम देखिए वहीं पे जा रहा है। नेगेटिव सेंस था, यहाँ पे पूछा है नेगेटिव, तो नेगेटिव ढूंढिए, यहाँ पे अनुशासन बनाने की बात किया है, जो कि गलत है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए सब उसी से आएगा टैग वर्ड, बस एक बार नजर एक बार घुमा के देख लीजिएगा, एक बार 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 आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। प्राथमिक स्तर स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर की बात क्या है, 1 से 5 तक की, ठीक है, 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने का अवसर उपलब्ध कराना, संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्याकृत करना। देखिए व्याख्या की बात किया है, याद रखिएगा, व्याख्या की बात किया है तो व्याख्या प्रस्तुत करना है तो तुरंत काट दीजिए। पदों की यथार्थ परिभाषा पर बल देना, देखिए बल देने की बात कर रहा है, ठीक है, गलत है। अब बचा आपका कौन सा, 2 बचा, कौन सा बचा, 200, तो दोनों में से आप राइट आंसर कौन पे जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग कमेंट करिए। इसके बाद देखते हैं आपकी कमेंट जल्दी से। जी, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 7वें का जो राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे अपने आसपास यानी पर्यावरण के साथ जोड़कर खोजने के अवसर यहाँ पे प्राप्त कराना, तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे और देखते हैं 8वां कितने लोगों का सही होता है। 8वां ये करा है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानी सम्मिलित करने का कारण क्या है, तो पहला करा विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विश्व की अधिक आमोद प्रमोद करना, यानी विश्व की आमोद प्रमोद करना, अधिगम को आमोद, यानी विश्व के बारे में क्या करना है, आमोद यानी बातचीत करना है, मूल्य संकल्पनाओं को अधिगम को यहाँ पे वृद्धि करना और करा विषय वस्तु प्रस्तुत करना और नित्यचर्या एक रास्ता बनाना, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, एक रास्ता की बात कर रहा है यानी निराशता की बात कर रहा है, रोकने की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 8वां, विश्व की अधिगम आमोद प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियों के बारे में सभी को जानना है, सभी के बारे में जानना है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे केवल साहित्यिक की बात किया है, ठीक है, यहाँ पे साहित्य की बात केवल बात कर दिया तो गलत है। यहाँ पे विश्व की बात यानी विश्व में सभी चीजों के बारे में अधिगम करना, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 9वां देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। एकदम राइट आंसर इसका दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ये करा हमारा ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, तो पहला करा है कि विद्यार्थियों का ज्ञान आकर्षित करने के लिए, यहाँ पे शिक्षार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, प्रायोगिक कौशलों को बढ़ावा देना, और यहाँ पे करा है कि अनुशासन बनाए रखना, तो अनुशासन बनाए रखना ये तो आपका गलत हो गया। प्रायोगिक की बात किया है, प्रयोग पे बल दिया है तो ये गलत है, बढ़ावा देने की बात करा है, जबकि खोज होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, यहाँ पे शिक्षार्थियों की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़िए अपने 10वें प्रश्न पे और इसका उत्तर आप लोग देंगे और देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर किसका आता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है, पहला करा है विषय की मूलभूत संकल्पनाओं को गहन से समझना विकसित करना, और यहाँ पे दूसरा करा है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी अगले कक्षा में प्रोन्नति की बात कर रहा है, और यहाँ पे करा है कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाले विद्यालय से बाहर जीवन के लिए सहायता प्रदान, यहाँ पे सहायक करना, और ये करा स्वतंत्र रूप से समृद्ध हस्त, यहाँ पे करा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने के कौशल अर्जित करना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, और सभी लोग देंगे कमेंट, ठीक है। और अपना अभी स्कोर बताइए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही बताइए कि आप लोगों ने 8 सही किए हैं 10 में से या फिर नहीं, ठीक है। तो बता दें कि जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लाइक तो बनता है आज के लिए, तो लाइक कर दीजिए सभी लोग। तो आपकी बार क्या आना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। तो आज के यहाँ पे उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो देख लीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।